हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स की। देखिए, जब भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। तो कौन से ऐसे आइटम्स होते हैं जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो जितने भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं उनमें से कुछ कैपिटल नेचर के होते हैं और कुछ रेवेन्यू नेचर के होते हैं। जितने आइटम रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। जितने भी आइटम्स कैपिटल नेचर के होते हैं वो सारे आइटम्स बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल है। अब कैपिटल या रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते क्यों हैं, तो आपको याद होगा जब हमने अजम्पशंस पढ़े थे, अकाउंटिंग अजम्पशंस, तो उसमें एक था गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि जितने भी जब भी आप बिजनेस चालू करते हैं तो आप कभी भी उसको इसलिए चालू नहीं करते हैं कि आप उसको एक शॉर्ट पीरियड के बाद बंद कर देंगे। आप हमेशा जो कंसर्न, जो एंटिटी, जो एंटरप्राइज बना रहे हो, आप ऐसा सोचते हो कि उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे। तो इसी वजह से कुछ खर्चे शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ खर्चे लॉन्ग टर्म के होते हैं, कुछ रिसीप्ट शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से ही हम सारे आइटम्स को कैपिटल या रेवेन्यू में बांट पाते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये टॉपिक डेफिनेटली आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पोर्शन है capital and revenue items. In order to prepare final accounts, items from trial balance are transferred to trading account or to profit and loss account और balance sheet. तो फाइनल अकाउंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर देते हैं या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। आगे लिखा है आइटम्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस दैट आर ऑफ रेवेन्यू नेचर आर ट्रांसफर्ड ईदर टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट while items of capital nature are transferred to balance sheet। लिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आइटम जाते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जबकि बैलेंस शीट में वो आइटम्स जाते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं। आगे लिखता है गोइंग कंसर्न assumption allows classifying expenses and receipts as capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts and revenue receipts। तो गोइंग कंसर्न assumption ही वो assumption है जिसकी वजह से हम सारे एक्सपेंडिचर्स को या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू में बांट पाते हैं, सारी रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स या फिर रेवेन्यू रिसीट्स में बांट पाते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है और कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स में क्या अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। ये पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं इसके बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय तक वो आपको हेल्प करते हैं प्रॉफिट्स कमाने में। तो जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं, ऐसी एसेट जिसका फायदा आप आने वाले लंबे समय तक उठाने वाले हैं, इस तरीके के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट एक शॉर्ट टर्म के लिए आप उठा पाते हैं, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड या उससे कम समय के लिए। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेसिक डिफरेंस है। चलिए पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस, दे आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट फॉर द बिजनेस। तो जब भी बिजनेस फिक्स्ड एसेट खरीदता है तो उस पर किया हुआ खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? दे आर इनकर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस। मतलब बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, सैलरीज देनी है, वेजेस देना है, फ्रेट देना है। ये कौन से खर्चे? ये डे टू डे के जो खर्चे हैं। तो डे टू डे के सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या कर रहे हैं? आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक मशीन लगी हुई है। अभी आपने क्या किया कि एक मशीन और खरीद के ले आए, यानी आपने खर्चा किया। अब मैं कह रहा हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है?
क्योंकि इससे आपकी अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पहले आप जितनी सेल्स कर रहे थे, अब आप उससे ज्यादा सेल्स करेंगे तो आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा खर्चा जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा है, दे आर इनकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये वो खर्चे हैं जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। जैसे आपकी मशीन है, तो मशीन पे काम करने वाले की सैलरीज होंगी, जो लोग सामान बेच रहे हैं उन लोगों की सैलरीज होंगी, मशीन के लिए रॉ मटेरियल लेके आते होंगे आप, रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट पीरियड एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर। यानी कि इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए आप उठा सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल कोई एक मशीन खरीदी है, तो वो मशीन सालों तक आपके यहाँ काम करेगी, यानी सालों तक आप उसकी मदद से प्रॉफिट कमाते रहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा है, इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड इन लेस देन 1 ईयर। यानी कि इससे जो आपको फायदा होने वाला है वो 1 साल से कम पीरियड के लिए होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे किया, तो रेंट 1 महीने के लिए पे किया होगा, यानी 1 महीने बाद जो है वो आपको फिर पे करना है। आपने किसी को सैलरी दी, तो 1 महीने बाद आपको उसको फिर सैलरी देनी है। तो तमाम रेवेन्यू खर्चे ऐसे होते हैं जिसका बेनिफिट आप 1 साल से कम पीरियड के लिए उठा पाते हैं। रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी इनकी? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट अकाउंट। आप जो भी एसेट खरीद रहे हैं उसके डेबिट साइड में इसको आपको दिखाना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कहा है, दे आर डेबिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट। जो भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो आपको जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके डेबिट साइड में देना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी के डेबिट साइड में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कहा गया है, इट इज एन एसेट अकाउंट, ये एसेट से रिलेटेड है। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दीज आर बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट, ये एक्सपेंस अकाउंट है। नेक्स्ट है डिपिक्शन, यानी इनको कहाँ दिखाया जाएगा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे आर शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे इनको कहाँ दिखाएंगे आप? P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो उसकी कीमत, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा उसकी कीमत, फर्नीचर खरीदा उसकी कीमत, तो ये सारे खर्चे किस तरीके के हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, तो ये तमाम तरीके के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये तो थी बात एक्सपेंडिचर्स की। चलिए अब रिसिप्ट्स की बात करते हैं। कैपिटल रिसीट्स या फिर रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो आपके पास पैसा आ रहा है उसकी वजह से या तो आपकी कोई असेट की वैल्यू कम हो रही है या फिर आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। आपके पास पैसा तो आ रहा है, रिसीट हो रही है यानी पैसा आ रहा है। अब वो पैसा यदि आप किसी असेट को बेच रहे हो आपकी उससे आ रहा है, या फिर आप किसी से लोन लेके पैसा लेके आ रहे हो, तो ये दोनों केस जो है, एक केस में आपकी असेट की वैल्यू डाउन हो रही है, दूसरे में आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसा पैसा जिसके आने से आपकी असेट कम होती है या लाइबिलिटी बढ़ती है उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट एक ऐसी रिसीट होती है जिससे आपके कैपिटल और सॉरी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसका डिफरेंस हम डिटेल में देखते हैं। कैपिटल रिसीट, it is amount realized by sale of fixed asset or receipt as capital or loan। तो कहां से पैसा आ रहा है? एक, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यदि आपने एसेट बेची आपके पास पैसा आया। दूसरा, कैपिटल, मालिक बिजनेस में पैसे लेके आया। तीसरा, लोन्स टेकन, आपने कहीं से लोन लिया। तीनों केस में एंटरप्राइज के पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये पैसे आने से या तो आपकी एसेट कम हो रही है या फिर लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसे सारे जो रिसीट्स होते हैं उनको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? Revenue receipt is the amount realized by sale of goods and or rendering of services। यदि आप कुछ सामान बेचते हैं या आप कुछ सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में आपको अगर कोई भी पैसा मिलता है तो वो पैसा रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। यानी कि अगर मैंने कोई सामान बेचा उससे मुझे कुछ पैसा मिला, तो न तो उसमें मुझे कोई अपनी एसेट बेचनी पड़ी, न मुझे किसी से लोन लेना पड़ा। तो इस तरीके का पैसा जिसके आने से न आपकी एसेट कम हो रही है न आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, उसको रेवेन्यू रिसीट कहा जाएगा।
कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसीट अगर होगी तो उसको बैलेंस शीट में दिखाना है। रेवेन्यू रिसीट इज ऑलवेज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू रिसीट्स को P&L अकाउंट या ट्रेडिंग में दिखाएंगे। रेवेन्यू रिसीट्स, आई एम सॉरी, कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैपिटल रिसीट का पैसा होता है ये नॉन रिकरिंग होता है, यानी ये बार बार नहीं आता है, ये रेगुलर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एसेट बेची, उससे पैसा आया, रिसीट हुई, तो क्या आप बार बार रोज रोज एसेट्स बेचते हैं क्या? नहीं, एसेट्स तो ओकेजनली कभी बेची जाती हैं, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीट होती है। वेयर एज रेवेन्यू रिसीट के बारे में कहा है, दे आर नॉर्मली रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब ये बार बार होती है। जैसे आप सामान बेचते हैं, तो भैया आपका तो एंटरप्राइज का काम ही सामान बेचना है, आप रोज सामान बेचते हैं, रोज पैसे आते हैं, तो इस पैसों से जो रिसीट हो रही है वो रिकरिंग नेचर की। नेक्स्ट है, दे आर receipts which are not received in the normal course of business। कैपिटल रिसीट्स बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं होती है, जैसा कि मैंने बताया ये ओकेजनली होती है, कभी कभी होती है, तो ये रेगुलरली बिजनेस में नहीं होती है। वेयर एज रेवेन्यू रिसीट्स, दे आर रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन। रोज रोज के जो आप बिजनेस ऑपरेशंस करेंगे उसी में आपको रिसीट होगी, यानी आप कुछ सामान बेचेंगे, आप कुछ सर्विसेज देंगे, उससे जो रिसीट्स होगी रेवेन्यू रिसीट होगी। लास्ट है, दे आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट एज प्रॉफिट टू द ओनर्स। ये जो कैपिटल रिसीट्स होती है, इसका पैसा आप ओनर्स में प्रॉफिट के तौर पे या डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट सकते। वेयर एज नेट रेवेन्यू रिसीट्स आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट टू द ओनर्स। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, यदि आप उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दें या तमाम तरीके के जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो माइनस कर दें, उसके बाद जो पैसा आपके पास बचता है वो आप प्रॉफिट एज आप उन ओनर्स को बांट सकते हैं या फिर डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को बांट सकते हैं। तो ये था कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैपिटल नेचर की चीजें क्या होती हैं और रेवेन्यू नेचर की क्या होती है। याद रखिएगा, कैपिटल नेचर की चीजें वो होती है जिनसे आपकी असेट्स या लायबिलिटीज कम ज्यादा होती हैं, वेयर एज रेवेन्यू नेचर की चीजें वो होती है जिससे आपकी असेट्स और लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, आपको होप करता हूं कि ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।